नमस्कार बच्चों। हमने पिछले वीडियो में जो भी प्रकार पत्र के सीखे थे उसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रकार है, वह प्रकार है अनुमति पत्र, जो मैंने आपसे ली थी। हमारी भाषा में अगर आपको समझाए तो किसी से रजा लेना। तो फिर यहाँ पर भी एक बेटा अपने पिताजी से अनुमति मांगता है, उनसे कहता है कि मुझे अपने मित्रों के साथ प्रवास में जाना है, तो आप अनुमति दे, रजामंदी दे। सभी पत्र में आता है वैसे ही, पहले पता लिखा जाता है, फिर संबोधन लिखा जाता है, फिर साहजिकता से जो बात की जाती है वह बात की गई है। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में जो मेन टॉपिक होता है पत्र का वह लिखा जाता है। यहाँ पे बेटे ने क्या लिखा है ये मुझे आपको बताना है कि देखो कि आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा में सब विद्यार्थी अगले महीने 17 तारीख को अजंता इलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं। कहाँ पे जाने वाले हैं? प्रवास में, वह भी बता दिया है। और फिर वह अपनी इच्छा भी प्रकट करता है कि मैं भी उसमें जाना चाहता हूँ। और वो यह भी कहता है कि हमें ऐसे ही नहीं जाना है, लेकिन स्कूल से ही बस बांधेंगे और उसी बस में हमें जाना है। ये प्रवास कितने दिन का है? 3 दिन का है, वह भी उसने कहा है। और साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह भी उसने यहाँ पे कही है कि इस प्रवास की फीस 800 रुपये है। 800 रुपये फ़ीस हमें जमा करनी होगी। तो इस प्रवास में बहुत सारे ऐसे दर्शनीय स्थल है, यानी कि देखने लायक जो भी जगह है वह सब हमें देखने को भी मिलेगी। मेरे सभी मित्र जा रहे हैं, कई के तो नाम भी लिखे हैं, जैसे कि मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वहीदा, गुरमीत और डेविड आदि 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 आदि। इन सभी का नाम लिखा और कहते हैं कि इस प्रवास में वो सब जाने वाले हैं, तो फिर मैं भी जाना चाहता हूँ। ऐसा वह अपनी इच्छा भी वह प्रकट करता है पिताजी के सामने। आप पत्र द्वारा इस प्रवास में जाने की मुझे अनुमति दे, रजामंदी दे, मैं जा सकता हूँ या नहीं, ये आप मुझे बताइए। और अगर सबसे ज़्यादा बच्चों मुझे कोई भी बात इसमें अच्छी लगी ना, तो ये लास्ट वाली लाइन है। वह लाइन क्या है बच्चों? यह कि अगर आप मुझे अनुमति देते हैं तो कृपया करके 800 रुपये भेज दीजिए साथ में। क्योंकि बच्चों उस टाइम ऐसा होता था, यहाँ पे जो हमारा ऑनलाइन का माध्यम है कि बेटे ने बोला और फट से मोबाइल निकाला, टक 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 किया और ये गया 800 रुपये आपके अकाउंट में, ऐसा नहीं होता था। तब अनुमति, पहले तो पत्र पिताजी को मिले, वह अनुमति दे तो वह पत्र लिखे कि हाँ अनुमति दे रहा हूँ, बाद में पैसे मंगवाए, बाद में पैसे भेजे, तब तक तो प्रवास जाकर आ भी जाता है। इसीलिए बच्चे ने यह लिखा है कि अगर आप अनुमति देते हैं तो इस पत्र के उत्तर के साथ साथ हमें 800 रुपये का मनी ऑर्डर भी कृपया करके भेज दीजिएगा। तो यह अनुमति है। ऐसे ही आज्ञा के बिना हम कहीं नहीं जा सकते, तो बड़ों की आज्ञा प्राप्त करते हैं कि अगर आपकी आज्ञा हो तो, आपकी रजामंदी हो तो मैं यह कार्य करना चाहता हूँ। तो ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट होती है, हम किसी से कहना चाहते हैं तो उसे अनुमति पत्र कहते हैं। आखिर में फिर लास्ट पैराग्राफ में सहजता से जो सभी पत्र में होता है कि पूजनीय माता जी को सादर प्रणाम, सोनल को मेरा प्यार, ऐसा सब कुछ लिखा है। और अंत में समापन किया है कि आपका आज्ञाकारी पुत्र। आज्ञाकारी पुत्र यानी बच्चों, अगर आप मना कहेंगे, ना कहेंगे तो मैं प्रवास में नहीं जाऊंगा, जिद नहीं करूंगा, आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। ठीक है। उसके बाद का प्रकार आता है 5वां। उस प्रकार का नाम है प्रार्थना पत्र। यह प्रार्थना पत्र बच्चों ज़्यादातर हम कहाँ पे लिखते हैं? एक शिष्य अपने गुरु जी को लिखता है। यहाँ पे उदाहरण भी वही दिया गया है
कि छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र। प्रधान अध्यापक यानी जो मुख्य शिक्षक होता है, जो मेन होता है, उसके पास हमें रजामंदी लेनी है, हमारी छुट्टियां कबूल करवानी है। तो इसमें भी पहले पता लिखा जाता है, फिर उसके बाद आचार्य को हम संबोधन करते हैं, उसके बाद उसे प्रणाम कहते हैं। देखो ये बड़े हैं इसलिए आदरणीय लिखा है इसमें। फिर यहाँ पे पहले सभी पत्र में जो हम साहजिकता यानी सहजता से पहला पैराग्राफ लिखते थे वो यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हम सीधे मुद्दे पर आते हैं, सीधे हमारी जो भी बात है वह हम उसमें प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पे भी प्रस्तुत किया है मनोज ने कि सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित हो गई है। इस समय भी शादियों की सीज़न बहुत ही है, हर साल हमारे स्कूल में भी ऐसा होता ही है कि जैसे ही शादियों की सीज़न आती है बच्चों के चिट्ठियाँ आने शुरू हो जाती है कि 3 दिन की छुट्टी चाहिए, 4 दिन की छुट्टी चाहिए। कई लोग तो है जो हफ्ते भर की छुट्टियाँ मांगते हैं। अब देखते हैं कि ये मनोज भाई साहब कितने दिन की छुट्टियाँ मांगते हैं। मैं उसका एक लौता भाई हूँ। इस समय तो शायद सभी के यहाँ ऐसे ही होंगे, एक भाई बहन ऐसे ही होते हैं। हाँ, ज़्यादा भाई बहन शायद कम हो। तो ये भी एक लौता यानी कि एक ही भाई हूँ मैं उसका, दूसरा कोई भाई नहीं है, मैं ही हूँ। हम लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है इससे तो आप अनजान नहीं है। सभी को पता होता है कि शादी में कितनी धूमधाम होती है। तो वह गुरुजी को यह कहता है कि आपको तो यह पता ही होगा कि शादी में कितनी धूमधाम होती है। तो फलतः मैं, तो यानी कि इसके परिणाम स्वरूप शादी है इसलिए मैं तारीख 24 से 28 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगा। 5 दिन तक नहीं आएगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। आशा है आप यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। अवकाश यानी खाली जगह पूरने की, यानी कि मैं जो छुट्टियाँ ले रहा हूँ वह आप देने की मुझे चेष्टा करेंगे या फिर प्रदान करेंगे, कृपा करेंगे। देखो बच्चा खुद पत्र लिख रहा है, प्रार्थना पत्र गुरुजी को, उसके साथ में उसका पिताजी का भी सविनय पत्र उसमें शामिल है कि उसके पिताजी भी कहते हैं कि अगर आप मेरे बच्चे को छुट्टी देंगे तो मैं आपका अहोभागी रहूँगा, कृपा होगी आपको मैं हमारे ऊपर, ऐसा सब कुछ। इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूँगा यानी कि आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल। ये प्रार्थना पत्र देखिए, इसमें यह बहुत आवश्यक है कि अगर आप गुरुजी को इस तरह का पत्र लिखते हैं तो आपका रोल नंबर और आपकी कक्षा दोनों लिखना अति आवश्यक है। तो यहाँ पे यह एकदम से नियमित और आज्ञांकित बच्चा है, आज्ञांकित छात्र है, इसलिए उसने अपना क्रमांक यानी कि रोल नंबर भी लिखा है और अपनी कक्षा यानी कि 8 भी लिखा है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं प्रार्थना पत्र। किसी को प्रार्थना करनी हो, विनती करनी हो तो ऐसे हम कर सकते हैं। अगर कोई बीमार है और छुट्टियां चाहिए स्कूल में से कि बीमारी तो चली गई लेकिन अभी भी आराम की सख्त ज़रूरत है, ऐसा डॉक्टर बोलते हैं, तो फिर इस तरह से आप एकदम से सविनय पत्र लिखकर पाठशाला से अपनी छुट्टियां मंजूर करवा सकते हैं। हमारे यहाँ तो कैसा होता है आप सबको पता है ना, बच्चा जब आने लगता है तब हम डॉक्टरी सर्टिफिकेट मंगवाते हैं, बाद में कितने दिनों बाद आता है, सब कुछ समझ गए ना। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कोई भी प्रार्थना पत्र लिखना हो तो ऐसे लिखा जाता है, यह हमें याद रखना है। यह शब्दार्थ है जो क्लास वर्क में लिखना है। उसके बाद बच्चों छठा प्रकार आता है जिसका प्रकार है कार्यालय पत्र। ये कार्यालय पत्र है ना, वो कोई अधिकारी या फिर कोई आम आदमी, कोई भी हो, मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी हो, वह किसी भी क्षेत्र के किसी भी अधिकारी को यह पत्र लिख सकता है। जो कार्यालय में लिखना होता है इसीलिए कि जो भी सरकार से आवश्यक बातें हैं
और उन तक यह बात पहुंचानी है, तब ऐसे पत्र लिखे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र लिखना है, तो हर बार शिकायती पत्र ही लिखना ऐसा आवश्यक नहीं। जैसे कि यहाँ पे गंदगी की शिकायत की है, तो जैसे ही शिकायत की और वहाँ पे अच्छा हो गया तो बाद में आभार पत्र भी हम लिख सकते हैं कि भाई हमने जो शिकायत की थी वो एकदम से पूर्ण हो गई है, तो आपका हम बहुत बहुत आभार मानते हैं। तो यह भी कार्यालयी पत्र ही है, थैंक्स करो या फिर शिकायत करो। लेकिन कोई भी कार्यालय में जब हम पत्र लिखते हैं, जैसे कि आपकी 8वीं कक्षा पूर्ण हो जाएगी, बाद में आप प्राथमिक शिक्षण प्राप्त करने से संपूर्ण पूर्ण हो गया है, फिर आप माध्यमिक शिक्षण लेने के लिए जाएंगे। तो माध्यमिक शिक्षण जब शुरू होता है तो प्राथमिक शिक्षण में से पहले आपको LC लिविंग सर्टिफिकेट निकलवाना पड़ता है। तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन अर्जी देनी पड़ती है, जो आपको कार्यालय में देनी पड़ती है, ऑफिस में देनी पड़ती है, क्लास टीचर को नहीं। तो वो भी कार्यालयी पत्र हुआ कि भाई हमें लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो भी कार्यालयी पत्र है जो आप अधिकारी को लिखते हैं। तो यहाँ पे भी गंदगी के बारे में किसी ने स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखा है शिकायती, पहले पता है, फिर स्वास्थ्य अधिकारी के लिए संबोधन है मान्यवर, जिसे हम जानते नहीं है फिर भी हम उसे मान तो देंगे ही, ऐसे ही पत्र लिखा जाता है। फिर यहाँ पे भी हम सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं, वो साहजिकता वाली बातें यहाँ पे नहीं करेंगे। सविनय निवेदन है कि गायत्री मोहल्ले हम जहाँ पे रहते हैं उसका पूरा पता और वहाँ पे क्या तकलीफ़ है वह सब कुछ हम बताते हैं कि वहाँ पे डस्टबिन रखी गई है फिर भी कोई उसमें जूठन नहीं डालते हैं, या फिर XYZ जो भी रीज़न हो कि अगर रखते नहीं है, बार बार कहा है फिर भी डस्टबिन वहाँ पे रखते नहीं है, तो फिर हमें खूब बहुत ही मुश्किल हो रही है, आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे गंदगी की शीघ्र न हटाया गया तो मोहल्ले में भर में बीमारी फैल जाएगी। मोहल्ले में बीमारी कैसी, मलेरिया है, डेंगू है, ऐसी सब कुछ बीमारियाँ फैल जाएगी। तो फिर आप जल्दी से इस शिकायत को दर्ज कीजिए और आशा रखते हैं कि शीघ्र ही आप इस गंदगी को यहाँ से हटाएंगे। तो फिर आपका विनम्र सेवक, जो जिसने पत्र लिखा है वह व्यक्ति। ये शिकायती पत्र ऐसा होता है बच्चों कि कोई व्यक्तिगत एक व्यक्ति भी लिख सकता है और बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर भी लिख सकते हैं, जिसमें अर्जी एक ही होती है और नीचे सभी लोगों के नाम और सही सिग्नेचर होते हैं, ताकि उनसे यह पता चलता है कि जिसने भी सिग्नेचर की है वह सब लोग इस अर्जी पत्र से सहमत है, वह उसकी भी यही शिकायत है या फिर वो भी इतने ही थैंकफुल है जो भी हम लिखते हैं वह। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही भाई ने लिखा है, सुरेश भाई परमार ने, इसीलिए वह कहता है। उसके बाद 7वां प्रकार यहाँ पे आता है पत्र का, और आपकी पाठ्य पुस्तक का अंतिम प्रकार वह है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र में अगर आपको आसानी हो इसलिए बिजनेस लेटर, बिजनेस के लिए जो भी लेटर लिखे जाते हैं, हम जिसका भी बिजनेस करते हैं, यहाँ पे उदाहरण हमें पुस्तक के दिए गए, हम ऐसे ही खिलौने के, स्टेशनरी के, कपड़े के, किसी का भी हम ऑर्डर उसके डीलर को देते हैं तो उसका हम पत्र इस तरह से। अब तो ऑनलाइन के ज़माने की बात ही नहीं है बच्चों, जब हम यह पत्र सीखते हैं तब इन सबको प्लीज़ साइड में रख कर ही समझने का प्रयत्न कीजिए, तभी आपके दिमाग में थोड़ा बहुत जाएगा। ठीक है, तो पहले जो ऑर्डर देते थे वो ऐसे ही फ़ोन करके नहीं देते थे कि शाम तक आ जाते थे, पहले ऐसे ही एक लिस्ट बनाते थे और पत्र के द्वारा ही अपना सब कुछ ऑर्डर करते थे। तो यहाँ पे भी पुस्तकों का ऑर्डर किया है और फिर उसमें एकदम से जो भी होता है वो डायरेक्टली आ जाता है, जो सभी पत्र में होता है वही उसमें काम की चीज़ होती है, उसमें फिर एकदम सामाजिकता नहीं होती या फिर व्यवहारिकता नहीं होती है, क्योंकि यह बिजनेस लेटर है। ठीक है, अब यहाँ पे पत्र लेखन का पोर्शन पूरा होता है। अब हम आगे जाएंगे पत्र एवं डायरी। तो डायरी के बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, डायरी लेखन
इतनी महत्वपूर्ण है कि मैं क्या बताऊँ आपको। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, शायद किसी ने गजनी फिल्म देखा हो। एक्टर का नाम भी बोल गए, अच्छा हुआ मुझे भी याद आ गया, हाँ आमिर खान का। उसको ऐसी कुछ बीमारी हो गई थी ना कि वह 15 मिनट के बाद सब कुछ भूल जाता है या फिर ऐसा कुछ। वो कितना बड़ा और कितना टैलेंटेड आदमी था वो कैसे पता चला? क्योंकि वो भूतकाल में डायरी लिखता था। तो उसके डायरी लेखन के आधार से पता चला कि वह कौन है, कैसा था, ऐसा क्यों हो गया, यह सब कुछ। यानी कि किसी भी व्यक्ति का भूतकाल देखना हो, वह क्या था, उसकी प्रतिक्रिया क्या थी, तो उसके साथ क्या हुआ था, वह अगर देखना हो तो वह उसकी डायरी में देखने को मिलता है। डायरी वैसे तो बहुत सारे नाम से जानी जाती है, जैसे आपके पाठ्य पुस्तक में लिखा गया है कि डायरी शब्द खुद तो अंग्रेजी शब्द है और उसके लिए हिंदी में अगर कहे तो दैनिकी या दैनंदिनी ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित निजी जीवन में अपने साथ क्या होता है वह हम अपनी डायरी में लिखते हैं। मैं बार बार अपने बच्चों से कहती थी कि आप रोज़ न लिख सको तो हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार आप ऐसा कुछ लिखिए आपके बारे में और फिर उसका चिंतन कीजिए। जैसे कि जो लोग रोज़ लिखते हैं कि आज पूरे दिन में मैंने कितने अच्छे कार्य किए, कितने बुरे कार्य किए, और फिर उसको पढ़िए, ओहो आज तो मैंने अच्छे कार्य 2 ही किए, 4-5 बुरे कार्य कर दिए। फिर रोज़ ऐसे लिखिए, रोज़ पढ़िए, दिन ब दिन आपको ऐसा लगने लगेगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो इसका एक फ़ायदा भविष्य में यह भी होगा कि दिन ब दिन आपके अच्छे कार्य बढ़ते जाएंगे और बुरे कार्य कम होते जाएंगे, क्योंकि आपको खुद को एहसास होता है कि आज मैंने यह अच्छा नहीं किया, यह मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मैंने गलत किया, तो आप दूसरी बार वह नहीं करेंगे। तो ये विश्लेषण है, अपना खुद का विश्लेषण है। तो इस तरह डायरी से हमें फ़ायदे भी होते हैं कि हम अपना खुद का विश्लेषण कर सकते हैं और हमारे मन में जो आता है ना वह हम डायरी में लिख सकते हैं। आज मुझे डायरी लिखने का मन हुआ, मैंने लिखा। आज मुझे मेरे बड़े शिक्षक से डांट मिली तो मैंने रात को लिख दिया कि आज तो मुझे बड़े शिक्षक से डांट मिली, मेरी कोई गलती ही नहीं थी, फिर भी उसने मुझे डांट दिया। ऐसा मैं उनके सामने नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं डायरी में लिख सकती हूँ। और अगर मुझे एप्रिशिएट किया है किसी ने तो फिर मैं एकदम से खुश हूँ, तो वो खुशी भी मैं अपनी डायरी में निकाल सकती हूँ कि आज तो मुझे शिक्षक ने शाबाशी दी है और बोला है कि सब लोग इसकी ही तरह कीजिए, ये बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आप सब लोग इसमें से सीखिए। तो फिर हम गदगद फूल जाते हैं, ओहो आज तो मैडम ने मुझे यह कहा, तो वो भी हम डायरी में लिखते हैं और अपनी प्रतिक्रिया उसमें अभिव्यक्त करते हैं। इसीलिए उसमें वैविधता होती है, विविधता होती है कि आज यह है, कल है, सभी दिन एक जैसे तो नहीं होते हैं। तो ऐसा डायरी में होता है। मैंने पहले बताया वैसे ही डायरी प्रतिदिन लिखी जाती है, यानी कि रोज़ लिखी जाती है, साप्ताहिक यानी कि हफ्ते में एक बार भी लिखी जाती है, पाक्षिक यानी 15 दिन में भी एक बार, और मासिक यानी 1 महीने में भी लिखी जा सकती है, जैसी जिसकी मर्जी। अगर आप लिखना चाहो तो यह वीडियो सुनने के बाद आप भी शुरू कर सकते हैं और अपना विश्लेषण कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इस डायरी लेखन की विशेषता क्या है। इसमें विशेषता यह है बच्चों कि डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो, ये बहुत आवश्यक है। जैसे कि चलो मैंने डायरी लिखना आज से शुरू किया, तो मैं क्या करती हूँ कि पहले मैं सुबह जागती हूँ, वहाँ से शुरू करती हूँ और रात को सोती हूँ, वहाँ तक लिखती हूँ। तो मैंने क्रम रखा ना, पहले सुबह का लिखा, फिर दोपहर का लिखा, फिर शाम का लिखा, फिर रात का लिखा। ऐसा नहीं है कि पहले शाम का लिख डालो, फिर सुबह का लिख डालो, फिर रात का लिख डालो, फिर दोपहर का लिख डालो। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि डायरी लेखन में क्रमबद्धता होनी चाहिए, वह आवश्यक है, वह उसकी विशेषता है। फिर दूसरा क्या है बच्चों
इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो। सही बात है। यह हम डायरी लेखन करते हैं, यानी कि शॉर्ट नोट जैसे हम बोलते हैं कि शॉर्ट में सब कुछ समझ में आ जाता है, पूरा निबंध नहीं लिखना है, तो संक्षिप्त में होना चाहिए, शॉर्टली लिखना चाहिए। सारगर्भित यानी कि जो हम आप सब लोग गुजराती विषय में सीखते होंगे, सारांश लिखना होता है। एक बहुत बड़ा पैराग्राफ होता है, उसमें से जो मुख्य बात होती है उसको उसमें से छांट कर लिखना है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि हमारी बात को संक्षिप्त में लिखना है, लेकिन सारगर्भित लिखना है, उसमें कुछ सार होना चाहिए। जो बात आप लिखना चाहते हो वह उसमें आ जानी चाहिए और वास्तविक हो, सही होनी चाहिए, काल्पनिक होनी चाहिए नहीं। उसके बाद तीसरा है, इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त। तीसरा यह है, डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। यस, डायरी लेखन में हम जो भी लिखते हैं वह कहाँ का लिखते हैं, कब लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, वह सब कुछ उसमें उल्लेख होना चाहिए। यानी कि दिनांक होना चाहिए, समय होना चाहिए, स्थल होना चाहिए, यह सब कुछ उसमें लिखना आवश्यक है। उसके बाद है, डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। ये सब की आवश्यकता डायरी में नहीं है। किसी की टीका टिप्पणी हमें नहीं करना है, हमें हमारा खुद का ही उसमें लिखना है। बनावटीपन यानी कि जो वास्तविक है वही लिखना है, बनावट नहीं करनी है। अगर आज मुझे मैडम ने डांटा है फिर भी उसमें मैं ये लिख दूँ कि आज तो मैडम ने मुझे डांटा भी नहीं, मुझे लगता था कि डांटेंगे लेकिन उसने तो मुझे शाबाशी दी, तो ये बनावटीपन है, झूठा है। तो जो भी वास्तविक हो वही हमें लिखना है। और फिर हम जो भी सोचते हैं यानी कि ड्रीम देखते हैं, सपने देखते हैं, वो सपने नहीं लिखने हैं। जो हमारे साथ सत्य में घटित होता है वही हमें लिखना है। और उसमें चित्रात्मकता करने की आवश्यकता नहीं, सोबर और सिंपल होनी चाहिए हमारी डायरी। तो ऐसी अनावश्यक चीज़ों से हमें बचना है डायरी लेखन करते समय। अब उसके लाभ देखेंगे बच्चों। डायरी लेखन के लाभ में पहला लाभ है कि इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। वो तो सिंपल सी बात है, जो लिखा है वह हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो उसी से पढ़ते हैं ना, जो लिखा है वह हम पढ़ते हैं, उनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या हुआ था। फिर दूसरा है कि डायरी में तथ्यों का उल्लेख होता रहता है। तथ्यों का यानी कि जो सत्य है उसका उल्लेख रहता है। इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है और शनैः ही बुराइयों से बचा जा सकता है। जो मैंने अभी कहा, शनैः ही यानी धीरे धीरे, अर्जेंटली नहीं करना है, क्योंकि कोई भी बदलाव हमारे जीवन में हम लाते हैं तो वो सडनली नहीं हो जाता बच्चों, वो रुकते रुकते आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे होता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि हम बार बार अपनी डायरी पढ़ते हैं तो बोलते को हो यह मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने कर डाला। तो शनैः यानी कि धीरे धीरे हम अपनी बुराइयों से बच सकते हैं, हम में जो बुराइयाँ है उसे हम कम कर सकते हैं। बाद में डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। मैंने अभी गजनी का उदाहरण दिया, वह कि उसके द्वारा हम देखो जो स्टूडेंट थी उसके हाथ वह डायरी लगी तो उसके द्वारा उनके ही शब्दों में यह सब जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब डायरी लेखन कैसे करते हैं उसके यहाँ पे 2 उदाहरण दिए गए हैं। बच्चों यह दोनों उदाहरण आपको अपनी क्लास वर्क में लिखना है, सुन लीजिएगा, आपको अपनी क्लास वर्क में लिखना है। ठीक है, पहला तो उदाहरण यह है कि नए विद्यालय में कोई छात्र पहले दिन जाता है तो उसके साथ क्या घटना हुई, उसे कैसा लगा। तो एकदम से अच्छी तरीके से बोलता है कि भाई विद्यालय में गई तो मैं तो मन में विभिन्न प्रकार के विचार कर रखे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ बहुत ही अच्छा हुआ और फिर मेरे बहुत सारे मित्र भी बन गए और फिर दिन ब दिन मुझे मित्रता बढ़ती जाएगी ऐसा भी लगने लगा। फिर
मैं वहाँ पे मित्रों से मिली, अध्यापक आचार्य से मिला, ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आया हूँ, ऐसा उसका अनुभव रहा। तो ये पूरे दिन का देखो, पूरा दिन लिखा है, फिर भी 6-7 पंक्तियों में उसने लिख डाला है। और सबसे बड़ी बात बच्चों, जो डायरी में मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि उसने यहाँ पे दिन लिखा है, तारीख लिखी है, जगह लिखी है, वह सब कुछ लिखा है। तो डायरी लेखन में यह सब कुछ अति आवश्यक बात है कि यह सब कुछ हमें लिखना पड़ेगा। तो यह जो पहला है वह भी आपको क्लास वर्क में लिखना है, और जो दूसरा है उदाहरण दिया गया है कि वार्षिक परीक्षा के दिन के पूर्व एक दिन पहले ही आपके मन में क्या गड़मथल चल रही है, यह सब कुछ है इसमें, वह भी एक उदाहरण है, वह भी आपको अपनी क्लास वर्क में लिखना है। तो यहाँ पे हमारा पहला लेसन पूर्ण होता है बच्चों। ये अभ्यास, स्वाध्याय सब कुछ क्लास वर्क में लिखना है, वह मैं आपको बता दूँगी। यह जो है, यह आपको भाषा सज्जता के जो माध्यम हम है लिखते हैं उसमें यह पूरा कोष्टक लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे जो लिखा गया है ध्यान रखिए, ये तो अति आवश्यक है, वह आपको क्लास वर्क में लिखना है। और यह भी, यह पूरा क्लास वर्क में लिखना है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लास वर्क में आपको लिखना है। अभ्यास और स्वाध्याय कैसे लिखना है वह मैं आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ पे यह इकाई पूर्ण होती है, तो बार बार सुनिए, समझिए और दिमाग में उतारने का प्रयत्न कीजिए और फिर याद रखिए, ताकि जब भी एग्ज़ाम आए तब हमें कोई दिक्कत न हो। आज यहाँ तक ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम मिलेंगे। धन्यवाद।